हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीबीएसई ने जो नया एग्जाम पैटर्न लॉन्च किया है 10th और 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड होगा, और जो भी इंसान उसका सही आंसर बताएगा उसको मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे फीचर करने वाला हूँ। उसका जो थॉट है, उसका जो विचार है वो दुनिया के सामने आएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अब हम बात करते हैं सीबीएसई के न्यू पैटर्न की। अभी तक क्या चलता आता था दोस्तों, एक फाइनल एग्जाम ली जाती थी मार्च या तो फिर अप्रैल में, और उसका जो वेटेज होता था वो 100% होता था। लेकिन इस बार कोरोना पैंडेमिक की वजह से सीबीएसई वालों ने ये फाइनल एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि सेमेस्टर सिस्टम में हुआ करता है, हर 6 महीने में एग्जाम आती है, तो सीबीएसई ने भी इसी को फॉलो किया है। आपकी जो एग्जाम होगी, जो 10th और 12th बोर्ड वाले बच्चे हैं, उसकी एग्जाम 2 पार्ट में ली जाएगी। एक होगा टर्म 1 और एक होगा टर्म 2। अब हम समझते हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले जो टर्म 1 होगा उसकी जो आपकी एग्जाम होगी वो या तो फिर अक्टूबर में आएगी या तो फिर नवंबर में आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, इसका जो वेटेज होगा ना वो कितना होगा, 50% वेटेज होगा। और मैं बोल सकता हूँ इसमें जो सिलेबस होगा ना वो भी अप्रोक्सीमेटली 50% ही होगा। मतलब कि मान लो कि आपके मैथ में 16 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर टर्म 1 में आएंगे और 8 चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है। जबकि टर्म 1 की एग्जाम होगी ना वो किस बेस होगी, ओएमआर बेस होगी। किसकी बेस होगी, ओएमआर बेस होगी। मतलब कि इस वाले एग्जाम में आपको सिर्फ एमसीक्यू ही आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने एमसीक्यू आएंगे पता है, 90 क्वेश्चन आएंगे और आपको 90 मिनट्स मिलेगी। कितने क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चंस आएंगे और 90 मिनट्स मिलेगी। तो मतलब आपको पहले से ही पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही आने वाले हैं। तो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो, एमसीक्यू को माइंड में रख के प्रिपरेशन कर सकते हो। साइंस में, एसएस में आपको बड़े क्वेश्चन अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक बार बुक कर लोगे ना तो सारे एमसीक्यू उसमें से आ जाएंगे। मैथ्स होगा तो आपको पता है ये तो इतना बड़ा सम है, वो तो नहीं आएगा। तो आप जो छोटे छोटे सम है, जो शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूलाज है, वो सब भी याद करके इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें फिक्स नहीं है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, वो डिपेंड करता है कि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल ओपन है, तो ये ऑनलाइन भी हो सकती है, अभी फिक्स नहीं है। ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। मेन इसमें यही है, 50% का वेटेज होगा और एमसीक्यू बेस होगा। ये था हमारा टर्म 1। और जो हमारा टर्म 2 है उसकी एग्जाम वो लोग लेंगे मार्च में ले सकते हैं या तो फिर अप्रैल में ले सकते हैं। इसका वेटेज भी कितना होगा, 50% होगा। और हाँ दोस्तों, ये 50% चेंज भी हो सकता है, अगर ये आपको पता होगा। लेकिन इसके बाद मैं 3 केस बताने वाला हूँ जो एक्सेप्शनल होंगे, उसमें आपको पता, इसमें पता चलेगा कि ये 50% का अप डाउन भी हो सकता है। तो इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। इसमें क्या था दोस्तों, एमसीक्यू था, ओएमआर बेस था। आपको इसमें एक मैं इधर दिखा देता हूँ, आपको इस तरह से एक ओएमआर सीट मिलेगी, आपको इसको फिलअप करना होगा। अब हम बात करें टर्म 2 की, 50% सिलेबस होगा, 50% हमारा कितना होगा, वेटेज होगा। मार्च या फिर अप्रैल में होगी। इसमें क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्टिव बेस होगा। इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव बेस होगा। मतलब कि इसमें 2 मार्क्स वाले आ सकते हैं, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, ये आ सकते हैं। इसमें जो टर्म 1 था उसमें एमसीक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जितने भी होंगे एमसीक्यू ही होंगे। इसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये सारे आएंगे। मेन डिफरेंस यही था। इसमें भी टाइम हमारा 2 आवर्स का होगा, ठीक है। इसमें टाइम कितना होगा, 2 आवर्स का होगा। ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दो में से किसी भी, वो डिपेंड करता है आपका समय कैसा चल रहा है। ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करें 3 केस की, और 3 केस जब खत्म हो जाएंगे फिर एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो कि आपको एक सुपरस्टार बना सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 3 केस की। तो सबसे पहले ये मिटा देता हूँ मैं। तो इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ बने रहना दोस्तों। अब हम बात करते हैं 3 केस की, तो मैं इधर फटाफट लिख देता हूँ। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, ठीक है। केस 1 में क्या था दोस्तों, हमें पता है एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 में होगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ टर्म 1, टर्म 2, टर्म 1, टर्म 2। अब मान लो कि केस 1 लेते हैं,
टर्म 1 की एग्ज़ाम आपने स्कूल में जाके दी, ठीक है, स्कूल ओपन हो चुकी थी, आपने टर्म 1 की एग्ज़ाम कहाँ दी, स्कूल में दी, और आपके मार्क्स मान लो कि कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, आपने मेहनत की थी लेकिन थोड़ा कुछ भी हुआ, आपके मार्क्स कितने आए, कम मार्क्स आए, लेस मार्क्स आए। और टर्म 2 था, उसमें क्या था दोस्तों, कोरोना बढ़ चुका है, पैंडेमिक आ चुका है, स्कूल क्लोज हो गई, स्कूल क्या हो गई हमारी, क्लोज हो गई, और अब आपकी स्कूल बंद हो चुकी है, तो क्या होगा, आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। आपकी एग्ज़ाम कहाँ होगी, ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन हमें पता है हम कैसा एग्ज़ाम देते हैं, चीटिंग करके। तो इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मान लो कि 90% आ गए, और इसमें मान लो कि 60% आए। फिर इस वाले केस में क्या होगा पता है, इसमें 50% नहीं होगा, ठीक है, ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका डिसएडवांटेज हो सकता है, इसमें 50% नहीं होगा। ये आपने ऑनलाइन दिए तो इसके जो वेटेज होगा ना वो डाउन हो जाएगा, 50 का 40 30 वट एवर हो सकता है, वो डिपेंड करता है सीबीएसई वालों पे, और इसका जो वेटेज होगा ना वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ये एग्जाम कहाँ दी है, स्कूल में जाके दी है, ठीक है। वैसे ही केस 2 आता है, इसका ऑपोजिट कर लेते हैं। टर्म 1 में मान लो कि बहुत बढ़ चुका था, तो टर्म 1 में इधर स्कूल क्लोज है, ठीक है, यहाँ स्कूल क्या है, क्लोज है, और इधर क्या है दोस्तों, स्कूल ओपन है। तो इसमें भी इस तरह से ही हो जाएगा, ये आपने स्कूल क्लोज है तो आपने कहाँ दिए, ऑनलाइन दिए, इसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आ गए। ये आपने ऑफलाइन दिए तो इसमें कम मार्क्स आ गए, तो वेटेज किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपने स्कूल में जाके दिए। मतलब कि केस 1 केस 2 में मैं सिंपली एक लाइन में बताऊँ तो जहाँ आप स्कूल में जाके दोगे ना वहाँ वेटेज ज़्यादा होगा, ऑनलाइन दोगे तो वेटेज कम होगा। और तीसरे केस क्या है पता है दोस्तों, इसमें स्कूल दोनों में टर्म, पहले टर्म में दूसरे टर्म में दोनों में क्लोज, स्कूल बंद ही है, ठीक है, आपको स्कूल जाना ही नहीं है। तो यहाँ आपका असेसमेंट कैसे होगा पता है, यहाँ कैसे होगा, वही होगा जो मंजूर है, क्या होगा, सीबीएसई होगा। इसमें आपका पर्सनल असेसमेंट देखा जाएगा कि आपका स्कूल में बिहेवियर कैसा है, आपने वाइवा दिया है या नहीं दिया है, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है नहीं किया है, आपका जो भी आपके टीचर्स जो भी प्रोफेसर उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, थोड़ा बहुत चलता रहता है दोस्तों। फिर आपने होमवर्क किया है नहीं किया है, ये सब कुछ आप में होगा। जो फिर छोटी मोटी एग्जाम ली जाती है वो सब इसमें ऐड होगा, और फाइनली आपका एक रिजल्ट बनने वाला है। तो ये 3 केस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब मैं आता हूँ अपने एक ज़बरदस्त क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे के आप मेरे चैनल पे पब्लिश हो सकते हो। तो मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पूछने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को पूछ के मैं किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन यू, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस यू, बट आई एम हियर टू एजुकेट यू। मैं आपको यहाँ एजुकेट करने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ व्हाट इज़ द रियलिटी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है, सही लगता है, गलत लगता है, आपके जो भी ओपिनियंस है, आपके जो भी थॉट्स है, वो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। आप अपने आंसर भी बता सकते हैं, जो कि आपको जिता सकते हैं। मेरी चैनल पे आने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड है। मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, एक कौन है, एक स्टूडेंट है, बच्चा है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, अभी 3rd क्लास में पढ़ता है। इट डजेंट मैटर कि वो गुजराती मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, सीबीएसई में, चाहे वो कोई भी बोर्ड में पढ़ता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसको इंग्लिश पढ़ाया जाता होगा? 3rd में इंग्लिश आता होगा ना दोस्तों, चाहे छोटा बेसिक आता होगा, ग्रामर है, टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वट एवर जो कुछ भी आता होगा, लेकिन 3rd क्लास से इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। वो इंग्लिश कब तक पढ़ेगा? 12th तक, ठीक है, 12th तक वो एक ही चीज़ पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, इंग्लिश का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। इसमें क्या आता है दोस्तों, टेंस ले लिया है, या फिर जो भी ग्रामरेटिकल जो भी होती है, वर्ब फॉर्म्स है, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, जो कुछ भी होता है। मतलब कि मैं इतना बोल सकता हूँ 3rd से लेकर 12th तक, मतलब कि वो 9-10 साल इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है, 9-10 साल उसने क्या किया, इंग्लिश पढ़ा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाएगा। कॉलेज में गया, वहाँ वो 3 साल या फिर 4 साल लगा देगा। इंजीनियरिंग करेगा तो 4 साल, बीएससी वॉटेवर जो किया तो 3 साल। मतलब कि कितने साल हुए? अप्रोक्सीमेटली 12-13 साल हो चुके हैं उसको इंग्लिश पढ़ते हुए, ठीक है। वो 12-13 साल से इंग्लिश पढ़ता है। लेकिन बिटर ट्रूथ ये है कि 12-13 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद जब उसको पूछा जाता है ना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो
ब्लैंक हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, या फिर इंटरव्यू में जाता है या किसी से बात करने की बारी आती है इंग्लिश में तो वो नहीं बोल सकता है। ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की ये हालत होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं, एज अ प्रोफेसर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीबीएसई वालों को, इंग्लिश वालों को, जो इंग्लिश बोर्ड में होते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में होते हैं, वो भी नहीं बोल पाते हैं। गुजराती मीडियम है, हिंदी मीडियम है, वो तो साइड में रखो। जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं ना, वो भी 12th के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद भी इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, 13-14 साल लगाने के बावजूद भी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे व्हाट आर द रीजंस, इसके पीछे के रीजंस क्या है। आप सॉल्यूशन भी बता सकते हो, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द रीजंस, इसके पीछे रीजंस क्या है। 12-13 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी वो लोग नहीं बोल पाते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज व्हाटएवर आपके मन में जो भी आता है, जितना आप एलोब्रेट कर सकते हो, जितना डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मुझे जो भी क्वेश्चन का आंसर सही लगेगा उसको मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे पब्लिश करूंगा, उसके साथ मैं बात करूंगा, उसके जो थॉट्स है, उसके जो आइडियाज़ है, जो विचार है, वो लोगों के सामने हम प्रकट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ, ये क्वेश्चन अच्छा लगाओ, कैसा लगाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बातें रहिए, अपने आसपास सफाई रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।